गुड मॉर्निंग सेवेंथ क्लास, वेलकम टू योर ओन चैनल नवनीत अकेडमी। चलिए, लास्ट वीडियो में आपने मोशन एंड टाइम की इंट्रोडक्शन ली थी कि मोशन किसे कहते हैं, कितने टाइप्स ऑफ मोशन होते हैं। हमने पढ़ा स्ट्रेट लाइन मोशन होता है, ऑक्सिलेटरी मोशन होता है, पीरियोडिक मोशन होता है और सर्कुलर मोशन होता है ना। अब ये मोशन कैसे हो रहा है, ये आप कैसे पता लगाओगे कि मोशन हो भी रहा है? यानी जब एक चीज़ जो है वो मूव करती है तो आपको पता चल जाता है दैट समथिंग इज़ मूविंग, कुछ मूव कर रहा है यानी वो मोशन में है। ठीक है, अब हमें कैसे पता चलता है कौन सी चीज़ फास्ट मूव कर रही है, कौन सी चीज़ स्लो मूव कर रही है? आपने पता लगाया ना, टाइम के बेसिस पे, उसने डिस्टेंस कितना कवर किया उसके बेसिस पे, उसकी स्पीड के बेसिस पे हम ये कैलकुलेट करते हैं कि कौन सी चीज़ कितनी तेज़ मूव कर रही है। अब आज उसी स्पीड को हम थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। स्पीड, you have probably familiar with the word speed. In the example given below, a higher speed seems to indicate that the given distance has been covered in a shorter time. एक बात बताइए आप मुझे, आप कहते हैं कि आप और आपका फ्रेंड साइकिलिंग कर रहे हैं। ठीक है, आपका टारगेट है कि आपको एक राउंड लगाना है पार्क का। ठीक है, अब आप थोड़ा उससे आगे चल रहे होते हो अपने फ्रेंड से और आपका फ्रेंड जो है वो आपसे थोड़ा सा पीछे होता है, तो आप क्या बोलते हो कि मेरी स्पीड ज़्यादा है ना, मैं जल्दी से क्या करूँगा, फिनिश लाइन तक पहुँच जाऊँगा। तो ये कैसे पता चला आपको? क्योंकि आपने ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया उसी टाइम में जिस टाइम में आपका फ्रेंड ने थोड़ा आपसे कम डिस्टेंस ट्रैवल किया। तो इसको बेसिकली हम स्पीड कहते हैं। ओके, सो और लार्ज डिस्टेंस कवर्ड इन अ गिवन टाइम। स्पीड होता है कितना डिस्टेंस आपने कवर किया, मे बी वो लार्ज भी हो सकता है, मे बी वो स्मॉल भी हो सकता है, कितने टाइम में, जो भी आपको गिवन टाइम है। द मोस्ट कन्वीनियंट वे टू फाइंड आउट विच ऑफ द टू और मोर ऑब्जेक्ट इज मूविंग फास्टर इज टू कंपेयर द डिस्टेंस मूव बाय देम इन अ यूनिट टाइम। देखो, आप और आपका फ्रेंड जो चल रहे हैं, सबसे कन्वीनियंट वे क्या हुआ ये चेक करने का कि कौन फर्स्ट आएगा, उन दोनों की स्पीड को लेकर, यानी आपके फ्रेंड की साइकिल की स्पीड और आपकी साइकिल की स्पीड अगर हम डिटरमाइन कर लेते हैं तो हमें पता चल जाएगा। ठीक है, और वो कैसे फाइंड आउट करेंगे? डिस्टेंस और टाइम के बेसिस पे, कि अगर मुझे पता चल जाता है कि वो दो ऑब्जेक्ट में से कौन सा किसने ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल किया प्लस कितने टाइम में ट्रैवल किया, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर हम सिर्फ एक डिस्टेंस को एज अ फैक्टर नहीं लेंगे, यहाँ पर हम टाइम को भी एक सेकेंड फैक्टर लेंगे। Thus, we know the distance covered by two buses in 1 hour. We can tell which one is faster, है ना। मैं कहती हूँ बस A जो है और बस B जो है वो दोनों मूव कर रही हैं। 1 आवर में बस A ने 250 किलोमीटर ट्रैवल कर लिया, पर वहीं पर ही बस B ने सिर्फ 200 किलोमीटर ट्रैवल किया। किसकी स्पीड ज़्यादा है बताओ जल्दी से, और कौन ज़्यादा तेज़ मूव कर रहा है? ऑब्वियसली द बस A। वाई सो? क्योंकि उसने 1 घंटे में ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल किया कंपेयर टू द बस B, 50 किलोमीटर ज़्यादा, है ना। सो वी कॉल द डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन अ यूनिट टाइम एज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट। दिस इज़ बेसिकली द डेफिनेशन ऑफ स्पीड, जिसमें हमें ये बताता है वो कि स्पीड जो है वो बेसिकली कॉरस्पॉन्डिंग है डिस्टेंस के और टाइम के। ये दोनों फैक्टर स्पीड के लिए बहुत नेसेसरी हैं। ओके, when we say that a car is moving with the speed of 50 km per hour, it implies that it covers a distance of 50 km in 1 hour. मैं कहती हूँ 50 किलोमीटर पर आवर, इसका क्या मतलब होता है कि वो कार जो है वो 50 किलोमीटर्स ट्रैवल कर सकती है कितने घंटे में, कितना टाइम, 1 आवर। ठीक है, however car seldom moves with a constant speed for 1 hour. In fact, starts moving slowly and then pick up speed. या तो वो एक कांस्टेंट स्पीड पे चल सकती है, एक कांस्टेंट मोशन क्रिएट कर सकती है कि भाई सेम जा रही है थ्रू आउट दैट डिस्टेंस, कि अगर सपोज़ 50 किलोमीटर का जो हमने यहाँ पर डिस्टेंस ले रखा है वो पूरा 1 घंटा 50 किलोमीटर ट्रैवल कर लेती है, पर
उसकी स्पीड एक कांस्टेंट रहती है, चेंज नहीं होती है। वहीं पर ये हो सकता है वो पहले थोड़ा सा स्लो चल रही हो बट बाद में क्या हो, एकदम से उसने स्पीड पकड़ी, ठीक है। या ये भी हो सकता है कि वो पहले फास्ट मूव करी हो, बाद में स्लो हो सकती है। सो व्हेन वी से दैट द कार हैज़ अ स्पीड ऑफ 50 km/h, वी यूजुअली कंसिडर ओनली द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय इट इन 1 hour। ये नहीं कहते हम कि हर 5-5 मिनट में उसका डिस्टेंस या उसका स्पीड कैलकुलेट करते रहे। हमारा एक टोटल फिगर होता है जो हमें ये बताता है कि 1 घंटे में 1 hour में वो 50 किलोमीटर ट्रैवल कर सकते हैं, ये उसकी कैपेसिटी है, ठीक है। नो मैटर वहाँ पर जाम कितना है या कैसे सर्कमस्टांसेस है या कैसी रोड है, उस पर हम नहीं जा रहे हैं अभी, ठीक है। We do not bother whether the car has been moving with a constant speed or not during the hour। या तो वो constant speed से चल रही है या नहीं चल रही उस पूरे घंटे में, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। एक फिक्स्ड अमाउंट है हमारे पास, एक फिक्स्ड डाटा है कि भाई 50 किलोमीटर्स तो वो ट्रैवल कर सकती है 1 hour में। सो द स्पीड कैलकुलेटेड बाय हियर इज़ एक्चुअली द एवरेज स्पीड ऑफ अ कार। उससे कम भी कर सकती है, उससे ज़्यादा भी कर सकती है। इट डजंट मीन आप उस पे केस कर दो उस कार पे कि नहीं भाई एडवर्टीजमेंट में तो दिखाया था कि अरे ये तो 60 km/h की स्पीड से चल सकती है, ठीक है। बट ऐसा नहीं है कि अगर वो 40 किलोमीटर कवर करती है तो आप उस पर केस करने चले जाओ, ठीक है। वो एक एवरेज स्पीड होती है जो आपको ये इंडिकेट करती है कि ये इतना तो कर सकती है, इसमें इतनी कैपेसिटी है, ठीक है। हो सकता है कि वो 40 किलोमीटर इसलिए कवर करी हो क्योंकि रोड पे जाम बहुत ज़्यादा हो, है ना। सो इन दिस बुक वी शैल यूज़ द टर्म स्पीड फॉर एवरेज स्पीड। सो फॉर अस द स्पीड इज़ बेसिकली द टोटल डिस्टेंस कवर्ड डिवाइडेड बाय द टोटल टाइम टेकन। कितना डिस्टेंस कवर किया अपॉन में कितना टाइम लगा उस डिस्टेंस को कवर करने में, दैट इज़ द फॉर्मूला ऑफ स्पीड, ठीक है। इसको लर्न करना है अच्छे से बिकॉज न्यूमेरिकल में यही फॉर्मूला हमारे काम आएगा, ठीक है। टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन में टोटल टाइम, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। वी कैन डिटरमाइन द स्पीड ऑफ अ गिवन ऑब्जेक्ट वंस वी कैन मेजर द टाइम टेकन बाय इट टू कवर अ सर्टेन डिस्टेंस। हम तभी किसी भी ऑब्जेक्ट का स्पीड पता लगा सकते हैं जब हमें ये पता चल जाए कि उसने कितने टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया। In class 6th, you have learned how to measure the distance, whether in kilometer, in centimeters, in meters or whatever is it. Scale से measure करना है, rod से measure करना है या किसी tape से measure करना है, ठीक है। But how do we measure time? कैसे करेंगे लेकिन हम time को measure? चलो let us find out. देखते हैं कैसे करते हैं। आओ। So if you did not have a clock, हाउ वुड यू डिसाइड कि क्या हो रहा है दिन में टाइम अभी, ठीक है। सपोज़ मेरे पास क्लॉक नहीं है ना, मेरे पास फ़ोन है, तो मैं कैसे डिसाइड करूँगी कि क्या टाइम हो रहा है? सन को देख के, है ना। पहले ज़माने के लोग यही तो करते थे, वो सन को देखते थे और ये अंदाज़ा लगाते थे कि अभी इस वक्त क्या टाइम हो रहा है। हैव यू एवर वंडर हाउ आवर एल्डर्स कुड टेल द अप्रॉक्सीमेट टाइम ऑफ द डे बाय जस्ट लुकिंग एट द शेडो। इवन शेडो से, सन से आपने देखा होगा कि शेडो जो है वो सबसे स्मॉल कब बनती है, जब 12 बजते हैं, यानी सूरज आपके सर पर होता है, यही कहा जाता है 12 o'clock को। तो उस वक्त सबसे ज़्यादा स्मॉल शेडो बनती है क्योंकि डायरेक्ट सनरेज आपके टॉप पे, हेड पे पड़ रही होती है, ठीक है। हाउ डू यू मेज़र टाइम इंटरवल ऑफ अ मंथ और अ ईयर। हमें पता है कि एक मंथ में 30 या 31 डेज़ होते हैं, तो हम कैलकुलेट कर देते हैं कि डे नाइट यानी 1 डे, 12 hours ऑफ डे, 12 hours ऑफ नाइट, यही होता है। अब जब ये 30 डेज़ या 31 डेज़ तक रिपीट होगा तो यानी एक मंथ कंप्लीट। सेम एज ईयर के साथ भी कि 365 डेज़ या लीप ईयर में 366 डेज़ अगर कंप्लीट हो जाते हैं तो यानी एक साल का है। आवर एंसेस्टर्स नोटिस दैट मैनी इवेंट्स in nature themselves after repeat basically after definite interval of time, यानी एक पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम के बाद वो अपने आप को रिपीट करते हैं, ठीक है। जैसे हर 24 आवर्स बाद दिन हो जाता है ना।
हर 7 डेज़ बाद आपका एक वीक, न्यू वीक आता है। हर 30 या 31 डेज़ बाद आपका एक न्यू मंथ आता है। और 365 डेज़ या 366 डेज़ बाद आपका एक न्यू ईयर आता है ना। ऐसे ही फुल मून का एक डे आता है, न्यू मून एक अलग दिन, एक पर्टिकुलर इवेंट बाद हर चीज़ अपने आप को रिपीट करती है। फॉर एग्जाम्पल, they found that the sun rises every day in the morning. हर दिन निकलता है, सूरज उगता है। The time between one sunrise to the next sunrise is called a day. यानी एक दिन सुबह मॉर्निंग में सूरज उगने से लेकर दूसरे दिन तक एक दिन कहलाता है। Similarly, a month was measured from a new moon to the next, जिसमें 30 डेज़ या अप्रॉक्सीमेटली 31 डेज़ का टाइम लगता है। A year was fixed as a time taken by the earth to complete one revolution of a sun. सन के आसपास घूमने में उसे कितना टाइम लगता है धरती को, ये बताता है कि एक साल पूरा हो गया और उसे कितना टाइम लगता है, 365 या 366 डेज़, है ना। Often we need to measure intervals of time which are much shorter than a day. जैसे क्लॉक और वॉचेस आर perhaps the most common time measuring devices. Have you ever wondered how clocks and watches measure time? अब उस डे के बीच में भी हमें टाइम को मेज़र करने की ज़रूरत पड़ती है। ऐसा नहीं है कि हमने ये देख लिया कि भाई एक सनराइज़ से दूसरे सनराइज़ के बीच का जो टाइम पीरियड होता है मैं उसे दिन कहती हूँ, पर उस दिन का क्या, उसके अंदर जो मुझे काम करने में वो कैसे हिसाब लगाऊंगी कि मैं किस टाइम कर रही हूँ, या किस टाइम मेरा मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट करने का टाइम है, किस टाइम मुझे लंच कर लेना चाहिए या डिनर, या मेरा सोने का, या वो छोटे छोटे टाइम इंटरवल्स जो उस पूरे डे के बीच में आते हैं वो हमें क्लॉक और वॉचेस अच्छे से बता पाते हैं। सो द वर्किंग ऑफ क्लॉक इज़ रेदर कॉम्प्लेक्स, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स तो है, बट ऑल ऑफ देम use of the same periodic motion. One of the most well periodic motion is simple pendulum, जिसका प्रिंसिपल क्या कहता है, चलो देखते हैं। दैट इज़ अ पेंडुलम। आपने काफ़ी सारी क्लॉक्स में ये देखा होगा, नीचे टन 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 करता है ना, दैट इज़ अ पेंडुलम। ये एक सिंपल पेंडुलम है, ये एक सस्पेंडेड पेंडुलम है जो बिल्कुल स्ट्रेट है। अब ये अपने आप को रिपीट करता है, जैसे O टू A पे गया, वापस A टू O पर आया, फिर O टू B पर गया एंड अगेन B टू O। इसको मैं वन ऑसिलेशन बोलती हूँ, यानी जब ये टू और फ्रो मोशन, यहाँ से बिल्कुल स्ट्रेट से टिक टिक, दैट इज़ वन ऑसिलेशन। टू एंड फ्रो मोशन, ऐसे ऐसे जब ये एक स्विंग मूव करता है ना, जैसे ऐसे मूव करता है, यानी O पोर्शन से A, अगेन O, देन O टू B एंड देन B टू O अगेन, ये वन ऑसिलेशन कहलाता है। सो अ सिंपल पेंडुलम कंसिस्ट ऑफ अ मेटालिक स्मॉल बॉल, जिसे मैं बॉब कहती हूँ, या अगर आप इसको घर पे बनाना चाहें तो एक थ्रेड के साथ पीस ऑफ स्टोन भी लटका सकते हैं। सी, दिस इज़ द बॉब बेसिकली, आई विल शो यू दिस, दैट इज़ बॉब, एक मेटल का सब्सटेंस होता है। नाउ द मेटालिक बॉल इज कॉल्ड अ बॉब ऑफ अ पेंडुलम। Now, and the first figure shows that the pendulum at the rest, it means its mean position. देखो, एक पेंडुलम जब बिल्कुल उसके रेस्ट पे होता है, यानी हिलता डुलता नहीं है, वो बिल्कुल स्टॉप होता है, वो उसकी मीन पोजीशन होती है, यानी रेस्ट पोजीशन। When the bob of a pendulum is released after taking it slide to one side, it begins to move to and fro, यानी O A वापस O B वापस O. This is called to and fro motion. It begins to move to and fro. The to and fro motion of a simple pendulum is an example of periodic or oscillatory motion because वो every time हर कुछ सेकंड्स बाद अपने आप को रिपीट करता है, वो ऐसे 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 मूव करता है। Now the pendulum is said to have complete one oscillation कब, जब बॉब जो है वो अपनी मेन पोजीशन से स्टार्ट कर कर A पर आता है, A टू B पर जाता है और वापस
बी से ओ पर आता है। पता है ना आपको, अभी बताया मैंने, ओ से ए, फिर ए से ओ, फिर ये बी पोर्शन जो है वो ओ से बी पे जाएगा और अगेन बी से ओ पर आएगा, तो ये कंप्लीट ऑसिलेशन माना जाएगा, यानी उसका एक मूव। ओके, सो द पेंडुलम ऑल्सो कंप्लीट वन ऑसिलेशन व्हेन इट्स bob मूव फ्रॉम वन एक्सट्रीम पोजिशन ए to the other extreme position B and comes back to the A, yani A, B and then again A. The time taken by a pendulum to complete one oscillation is called its time period, कि कितने टाइम में उसने अपना एक ऑसिलेशन कंप्लीट किया।